हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स अपने डाउट लेकर या इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर मेरे पास आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। आपका भी अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर अगर आपका कोई डाउट है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं तुरंत ही उसका 2-4-5 मिनट में फ्री होकर रिप्लाई करूंगा। ऐसा ही एक डाउट, एक क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। उसका कहना है कि जो अभी एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्जाम्स हुए थे उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था और इसका पैसिव कन्वर्जन पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको विवादित मान रहे हैं, कंट्रोवर्सी की तरह ले रहे हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स का, टीचर्स का अलग अलग कहना है। चलो देख लेते हैं क्या है। इस विवाद का निपटारा भी मैं ही कर देता हूं। ठीक है, ये जो वर्ड है एक्सेस, ये एक्सेस नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं जो एक से ज्यादा फंक्शन में हो, और अपने फंक्शन के आधार पर ही कोई वर्ड अपनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच को निर्धारित करता है, अपनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच में जाता है। किसी भी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि उसकी क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगी, उसका फंक्शन तय करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में कहा जाएगा। मेरे चैनल पर, इस चैनल पर मेरे जो लेक्चर शुरुआती पहला दूसरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें ये बात मैंने बड़े डिटेल में खोलकर विद एग्जाम्पल समझाई हुई है कि किसी भी वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कैसे तय होता है कि किस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं एक्सेस को। एक्सेस अपने फंक्शन के आधार पर नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच में भी हो सकता है, वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच में भी हो सकता है। अब एक्सेस जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा अ मेथड, अ मींस या एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और एंटर ए प्लेस। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई मेथड या कोई तरीका किसी भी चीज को अप्रोच करने का या किसी भी जगह पे एंटर करने का। जब ये वर्ब होता है तो लगभग लगभग ऐसा ही मीनिंग इसका होता है, बट फंक्शन वर्ब का होता है। वर्ब के मीनिंग, वर्ब जब ये होता है तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह का होता है, टू अप्रोच और एंटर ए प्लेस और समथिंग, किसी भी जगह पर एंटर या अप्रोच करना। ठीक है, तो उसको हम एक्सेस कह सकते हैं। अब एक्सेस नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। पहली सिचुएशन ले लेते हैं कि जब ये वर्ब है। अब जब ये वर्ब है तो इसका मीनिंग है टू अप्रोच और टू एंटर अ प्लेस और समथिंग, ये मीनिंग है। अब देखो, अप्रोच वर्ब भी और एंटर वर्ब भी, दोनों की दोनों ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। वो वर्ब जो इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वो वर्ब कही जाती है ट्रांजिटिव। अब अप्रोच भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। मतलब एक्सेस के मीनिंग में ही ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एक्शन खुद भी ट्रांजिटिव वर्ब के नेचर की हुई। अब देखो, यहां पर मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूं कि किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर लिखिए इंग्लिश में, चूंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश तक ही सीमित रखेंगे अपनी बातों को। किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर, चाहे सेंटेंस लिखा है, क्लोज लिखी है, फ्रेज लिखी है, आप सबसे पहले उसको इंटरप्रेट क्या करो। ठीक है, अब यहां पर दो संभावनाएं हो सकती है, एक तो ये नाउन हो सकता है, दूसरा वर्ब हो सकता है। पहले यही समझ लेते हैं। अगर ये वर्ब होगी तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्योंकि ये इसके एक्सेस के मीनिंग में ही दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका खुद का मीनिंग भी ट्रांजिटिव है, यानी कि एक्सेस ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अब अगर आप इसे वर्ब कंसीडर कर रहे हो, अगर आप एक्सेस वर्ड को यहां पर वर्ब मान रहे हो, इस पॉसिबिलिटी को सही मान रहे हो कि एक्सेस यहां पर एक वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। और ट्रांजिटिव नेचर की अगर वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस से वर्ब,
इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन एक्सेस है ट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखी है, यहां पर तो एक वर्ब लिखी है। अब या तो इसको सेकंड फॉर्म मानोगे या थर्ड फॉर्म मानोगे, इसके अलावा तो कुछ मान ही नहीं पाओगे। लेकिन ओवरऑल जो ये लिखी है ये वर्ब लिखी है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब इसको ट्रांजिटिव वर्ब मानना तो गलत हो गया, ये संभावना तो खत्म हो गई। भाई अगर इसको ट्रांजिटिव वर्ब मानोगे तो यहां इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, यहां तो वर्ब लिखी है, इसका मतलब इसका ट्रांजिटिव वर्ब होना संभव नहीं है, ये संभावना खत्म हो गई। इस तरह से इसको काट दिया। अब इसको नाउन माना। अब अगर इसको नाउन माना हमने, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, अब अगर इसको हमने नाउन कंसीडर किया तो नाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस नाउन से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नाउन और उसके बाद आ गई वर्ब। नाउन के बाद वर्ब आ सकती है पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में तो आ नहीं सकती। अब ये अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर लिखी हुई है तो ये जो डिनाई वर्ब है, ये जो डिनाई वर्ब है, अब ये जो डिनाई वर्ब है इसके दो तीन मीनिंग पॉसिबल है। पहला है टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, या नॉट टू एडमिट समथिंग। आपने कुछ कर दिया या कह दिया, अब आप उसको एडमिट नहीं कर रहे कि हाँ ऐसा है, या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, या ऐसा हुआ था, या ऐसा सही है। इसको हम कहते हैं डिनाई करना। दूसरा मीनिंग हो सकता है इसका टू नॉट अलाउ समवन टू डू और हैव समथिंग। यहां पर ये रिफ्यूज के मीनिंग में आ जाती है। हालांकि ये मीनिंग इसका बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मीनिंग है रिफ्यूज पे ज्यादा जचता है। डिनाई के मामले में मीनिंग थोड़ा सा सही नहीं है, बट ग्रामेरियन इसको भी यूज करते हैं। लैंग्वेज को यूज करने वाले स्पीकर्स इसको भी, इस मीनिंग में भी डिनाई को यूज करते हैं। लेकिन दोनों ही मीनिंग में टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू या टू नॉट अलाउ समवन टू डू समथिंग और हैव समथिंग, इन दोनों ही मीनिंग में जो डिनाई वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पूरा का पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ा हुआ है। फिलहाल मैं अभी इतना बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। अब अगर डिनाई को वर्ब, डिनाई वर्ब ही है, अब डिनाई को अगर इसको नाउन मानोगे यानी कि सब्जेक्ट कहोगे और इसको मेन वर्ब कहोगे, भाई तभी तो ये सेंटेंस बनेगा। तो डिनाई अगर वर्ब है तो डिनाई एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। लिखा है क्या कहीं इसके बाद ऑब्जेक्ट? इसके बाद आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इंट्रांजिटिव नेचर में ये नहीं आ सकती है, इंट्रांजिटिव मीनिंग में ये नहीं आ सकती है। हाँ, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव में भी हो जाती हैं, इंट्रांजिटिव मीनिंग में भी हो जाती हैं। ऐसी वर्ब को मैं कहता हूं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ रहा है, यहाँ पर इस चैनल पर लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्यों इनको ट्रांजिटिव कहा जाता है, क्यों इनको इंट्रांजिटिव कहा जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करती है, मैंने खोल के समझाया हुआ है गहराई से चीजों को। मेरे कहने का मतलब है डिनाई अगर मेन वर्ब है तो वो एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट यहां कोई लिखा हुआ ही नहीं है, और ये इंट्रांजिटिव नेचर में या इंट्रांजिटिव मीनिंग में आ ही नहीं सकती है। कोई संभव ही नहीं है इसका इंट्रांजिटिव मीनिंग या इंट्रांजिटिव फंक्शन। तो फिर इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि इसको नाउन मानना और इसको मेन वर्ब मानना गलत हो गया। ये नाउन माना आपने सही है, लेकिन अब इसको मेन वर्ब मानना गलत हो गया। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये मेन वर्ब है। अगर आप इसको मेन वर्ब कहोगे, इसको नाउन कहोगे सब्जेक्ट, और इसको मेन वर्ब कहोगे, तो अब ये गलत हो गया। मेन वर्ब कहना इसे इसलिए गलत हो गया क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होगी तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि आ नहीं रहा। इंट्रांजिटिव मीनिंग में ये आ नहीं सकती। अब जब ये मेन वर्ब नहीं है तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है, ये जो लिखा है यहां पर, ये सेंटेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस? क्योंकि सेंटेंस होने के लिए या क्लोज होने के लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट हो और एक मेन वर्ब हो। सब्जेक्ट एब्सेंट रह भी सकता है लेकिन मेन वर्ब जरूर होनी चाहिए। बिना वर्ब के सेंटेंस संभव ही नहीं है। मेरे वर्ब चैप्टर का पहला लेक्चर आप देखना, मैंने जिसमें बताया है कि वर्ब क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है, बिना मेन वर्ब के पॉसिबल नहीं है। अब जब इसको मेन वर्ब भी कंसीडर नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये सेंटेंस ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आर्ग्यू कर लूंगा, मुझसे कोई लड़ जाए आके, मैं कहूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं इसको सेंटेंस है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस होता तो ये सब्जेक्ट होता, ये मेन वर्ब होती, और अगर ये मेन वर्ब होगी तो ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होगी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा, इंट्रांजिटिव ये हो नहीं सकती। जब ये इंट्रांजिटिव मीनिंग में आ ही नहीं रही है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब ही नहीं हो रही है। अब ये हो क्या रही है? अब ये हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ये हो रही है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो रही है इस नाउन के लिए, मतलब एडजेक्टिव। जैसे हम लिख देते हैं ना, हमने यहां पर लिख लिया एजुकेटेड वुमन, या हमने यहां पर लिख दिया बॉइल्ड एग या बॉइल्ड चिकन, ये नाउन, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये हो गई एडजेक्टिव, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, ये होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये पैसिव मीनिंग कन्वे करते हैं। पैसिव मीनिंग कैसे कन्वे करते हैं? ये जिसके लिए आए हैं, जिस नाउन के लिए आए हैं, इस नाउन के लिए आया है ना, एजुकेटेड वुमेन के लिए आया है, बॉइल्ड आया है चिकन के लिए, इस चिकन नाउन के लिए, यानी कि जिसके लिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आए हैं, वो नाउन इसका डूअर नहीं है। वुमन ने एजुकेट नहीं किया, वुमन को एजुकेट किया गया है, यानी कि एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। एक्शन जो एजुकेशन वाला है, एजुकेट करने वाला जो एक्शन है वो किसी और के द्वारा किया गया है। कोई टीचर होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई प्रोफेसर होगा, गवर्नमेंट हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का जहां पर मीनिंग आता है वहां पे कहा जा सकता है कि पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रही है, पैसिव फॉर्म में नहीं है। पैसिव फॉर्म में होना अलग है, पैसिव मीनिंग को कन्वे करना अलग है। ये पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रही है। ये कहा जा सकता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, यानी कि एक्सेस ने किसी को डिनाई नहीं किया, एक्सेस को डिनाई किया गया है, और डिनाई करने वाला कोई और है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। तो पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके लिए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। और ये जो है ये एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। एसएससी ने आपको घुमाने के लिए ये दे दिया, लेकिन वो खुद एग्जामिनर को पता नहीं होगा वो क्या लिख रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, आह चलो ठीक है बच्चों को घुमा देता हूं, लेकिन वो खुद गलती कर गया। इसको सेंटेंस या क्लोज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेंटेंस का या क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए आई है। और ये फ्रेज में भी नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज इसलिए क्योंकि इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो नाउन है, ना कि ये। कैसे पता चला मेन वर्ड नाउन है? भाई नाउन इसके लिए आया है या डिनाइड इसके लिए आई है? आप इतनी बात समझिए, कैसे पता चला इन दोनों वर्ड में कौन सा मेन वर्ड है? जो मेन वर्ड होगा वही फ्रेज मानी जाएगी। मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कह रहा हूं, मैं इसको नाउन फ्रेज कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नाउन एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो मेन वर्ड तो ये है ना, जब मेन वर्ड ये है तो इसका फंक्शन भी नाउन का रहेगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन का रहेगा।
मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है फ्रेज वर्सेस क्लोज, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो समझ लेना, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा किस फ्रेज को क्या मानते हैं, किसे क्लोज कहते हैं, और इसको मैं फ्रेज क्यों कह रहा हूं, क्लोज क्यों नहीं कह रहा हूं, या सेंटेंस क्यों नहीं कह रहा हूं, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी ने कोशिश की ये लिखने की, आपको कंफ्यूज करने की, लेकिन वो गलती कर गए। मेरे हिसाब से ये क्लोज नहीं है, मेरे हिसाब से ये सेंटेंस नहीं है। क्लोज तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्लोज किसी दूसरे सेंटेंस का पार्ट होती है, ये दूसरे सेंटेंस का पार्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसको सेंटेंस नहीं मानता हूं, मैं कहता हूं कि ये फ्रेज है, क्योंकि बिल्कुल ग्रामेटिकल वे में देखेंगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, तो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो सेंटेंस की तरह। फ्रेज है ये। अब फ्रेज है तो फ्रेज का तो क्या पैसिव फॉर्म बनेगा, क्या बना सकते थे इसका, एक्सेस बी डिनाइड कर सकते थे इसका। भाई ये तो खुद पैसिव मीनिंग में है, ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल तो खुद पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है, और इसका क्या पैसिव बनाओगे, और जरूरत क्या है इसका पैसिव बनाने की। भाई चलो अनशंट हरकतें करके बनाने की कोशिश की तो कैसे बना लोगे, और जरूरत क्या है इसका बनाने की जब इसका खुद ये पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो मतलब जो चारों ऑप्शन इसके नीचे को दिए हैं वो सब फालतू हैं, वो यूं ही है। उसमें से एक ऑप्शन बच्चों को जो थोड़ा थोड़ा दूसरा ऑप्शन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने लगाया है, मेरा स्टूडेंट भी वही कह रहा था कि ये ऑप्शन ज्यादा बच्चों ने लगाया है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये इंपरेटिव सेंटेंस लगा। इंपरेटिव सेंटेंस उन्होंने कंसीडर कर लिया, उन्होंने सोचा ये इंपरेटिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या बच्चों ने सोचा होगा यार 4 गलत है, समझ में नहीं आ रहा, तो 4 गलत में से जो सबसे कम गलत लग रहा है वो वाला लगा दो। इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं बच्चे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये फ्रेज है, इसका पैसिव एसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। जो पैसिव फॉर्म होती है वो वर्ब की होती है, जो पैसिव वॉइस होती है वो वर्ब की होती है, और जब मेन वर्ब है ही नहीं तो पैसिव बनाओगे किसका, फ्रेज का बनेगा नहीं। ठीक है, अगर आपके इस तरह के और डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम को आपने दिया हो, कहीं पर भी आप अपीयर हुए हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा और फेसबुक आईडी भी पड़ी हुई है, नीचे सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आप मुझे वहां पर पर्सनल चैट भी कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई डाउट है तो। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए या इस तरह के कॉन्सेप्ट जो आपकी खोपड़ी खोल देंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड कर देंगे, बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को देखकर लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।